अगर हम एक ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिसे सरेआम बेरहमी से पीटा गया हो, हाँ। और वो भी तब जब उसकी कोई गलती ना हो, बस हालात ही कुछ ऐसे बन गए हो। और वो इंसान बिल्कुल बेबस हो। बिल्कुल। अब एक आम इंसान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? वो शायद पुलिस के पास जाएगा, किसी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, या कम से कम गांव की पंचायत में न्याय मांगेगा। सही बात है, यही तो सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर वो इंसान न्याय मांगने के बजाय खुद को ही सजा दे दे तो? मतलब अगर वो एक ऐसी कसम खा ले जो उसे जीवन भर के लिए एक सीमित दायरे में कैद कर दे। ये तो बहुत ही अजीब और एक तरह से बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है। हाँ, और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक इसी इंसानी मनोविज्ञान और उसकी बेबसी की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं। आज हमारे पास कई सिनेमाई शोध प्रबंध, ऐतिहासिक लेख और समाजशास्त्र के दस्तावेज हैं। और इन सब का केंद्र है हिंदी साहित्य के पुरोधा फणेश्वर नाथ रेणु की कालजयी कहानी मारे गए गुलफाम और उस पर आधारित महान गीतकार शैलेंद्र द्वारा निर्मित फिल्म तीसरी कसम। बिल्कुल। और इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य ना सिर्फ एक अधूरी दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी को खंगालना नहीं है। हाँ, क्योंकि प्रेम कहानी तो शायद बस एक आवरण है। एकदम सही। इसके भीतर जो मुख्य विषय छिपे हैं वो कहीं अधिक गंभीर है। यह चर्चा असल में ग्रामीण भारत की उन कठोर सामाजिक सच्चाइयों, जमींदारी प्रथा के क्रूर वर्ग भेद, कामगार वर्ग की दिन प्रतिदिन की असुरक्षा का अध्ययन है। और सबसे बढ़कर दुनिया की चालाकियों और बाजारवाद से टकराती हुई एक निश्चल मासूमियत का एक अत्यंत गंभीर सिनेमाई और साहित्यिक अध्ययन है। यह सवाल बहुत ही बुनियादी है कि जब इंसानियत और समाज के कठोर नियम आमने सामने आते हैं तो हार हमेशा मासूमियत की ही क्यों होती है? यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी कसक है। तो आइए इस सफर की शुरुआत उस इंसान से करते हैं जो इस पूरी कहानी की धुरी है। हमारा मुख्य पात्र हीरामन। हीरामन कोई ऐसा नायक नहीं है जो व्यवस्था से लड़ता हो या बड़े बड़े डायलॉग बोलता हो। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत ही सीधा इंसान है। हाँ, वो बिहार के एक ठेठ ग्रामीण परिवेश का बेहद सीधा साधा भोला भाला सा बैलगाड़ी हाँकने वाला यानी एक गाड़ीवान है। उसकी बैलगाड़ी ही उसकी पूरी दुनिया है और उसके बैल, हीरा और मोती उसके सबसे करीब हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी की दो सबसे बड़ी कस्में खाता है। और ये दोनों कस्में उसकी परिस्थितियों से जन्मी हैं। सही कहा। पहली कसम, कभी अपनी गाड़ी में चोर बाजारी या ब्लैक मार्केट का माल नहीं लादना। क्योंकि वो एक बार फंस गया था। हाँ, एक बार अनजाने में तस्करों ने उसकी गाड़ी में गैर कानूनी माल लाद दिया था और जब पुलिस ने छापा मारा तो उसे जान बचाने के लिए अपने प्राणों से भी प्यारे बैलों और गाड़ी को छोड़कर रातों रात भागना पड़ा था। और दूसरी कसम भी ऐसे ही एक कड़वे अनुभव से जुड़ी है। बिल्कुल। दूसरी कसम है कि कभी अपनी गाड़ी में बांस नहीं लादना, क्योंकि बांस लादने के कारण एक बार शहर में एक अमीर आदमी की बग्गी से उसकी गाड़ी टकरा गई थी। ओह हाँ। और उस अमीर के आदमियों ने उसे बीच सड़क पर चाबुकों से बुरी तरह पीटा था। अगर इन दोनों घटनाओं में एक समान धागा देखा जाए ना तो वो है हीरामन की पूरी तरह से लाचारी। वो दोनों ही बार बिल्कुल बेकसूर था, फिर भी व्यवस्था की मार उसी पर पड़ी। यहीं पर मेरे मन में एक उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? मतलब शुरुआत में जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि हीरामन शायद बहुत ही डरपोक या थोड़ा नासमझ इंसान है। अच्छा, ऐसा क्यों लगा? मेरा मतलब है पुलिस से डरा तो कसम खा ली, लोगों से पिटा तो कसम खा ली। क्या वो सिर्फ एक सीधा साधा बेवकूफ सा आदमी है? ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है ना? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान ये देखे कि बाहर बारिश हो रही है और बारिश से बचने के लिए छाता खरीदने या कोई छत ढूंढने के बजाय वो हमेशा के लिए घर से बाहर निकलना ही छोड़ दे। बहुत ही दिलचस्प उपमा है ये। वो व्यवस्था से लड़ नहीं सकता, इसलिए वो खुद को ही प्रतिबंधों में कैद कर लेता है। क्या ये महज उसका भोलापन है? देखिए, यहीं पर हम अक्सर धोखा खा जाते हैं और ये जो शोध प्रबंध है ना, ये हमें इस घटना को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने पर मजबूर करते हैं। वो कैसे? समाज शास्त्रीय शोध के अनुसार हीरामन की ये कस्में कोई हास्य या महज उसका भोलापन बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक क्रूर, सामंती और शोषक व्यवस्था के खिलाफ एक गरीब मजदूर की अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक बेबस रणनीति है। बेबस रणनीति। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल।
इसे अगर आसान शब्दों में समझें, एक ऐसा समाज जहां न्याय केवल ताकतवर और अमीर के लिए बना है, वहां एक अनपढ़, दिहाड़ी कमाने वाला गाड़ीवान पुलिस या अदालत के पास नहीं जा सकता। हाँ, वो तो और भी ज्यादा फंस जाएगा। एकदम सही। उसे पता है कि थाने की सीढ़ियां चढ़ने का मतलब है और ज्यादा शोषण। इसलिए कामगार वर्ग के पास खुद को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, उन परिस्थितियों से ही दूर हो जाना। हाँ, उन परिस्थितियों से पूरी तरह किनारा कर लेना जो उनके लिए खतरा बन सकती हैं। हीरामन की कस्में समाज के उस अलिखित नियम की स्वीकृति है कि कमजोर आदमी इस दुनिया में अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता। वो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नए नए नियम बना सकता है। बिल्कुल। ये नजरिया तो इस साधारण सी घटना का पूरा अर्थ ही पलट कर रख देता है। हीरामन बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकता, इसलिए वो अपनी बैलगाड़ी की छोटी सी दुनिया पर ही कड़े नियम लागू कर देता है। सही कहा। पर एक और बात जो सोचने पर मजबूर करती है। क्या? अगर हीरामन ये जानता है कि बाहर की व्यवस्था इतनी क्रूर और शोषक है, तो वो अपने भीतर इतनी मासूमियत कैसे बचाए रख पाता है? मतलब वो इतना निश्चल कैसे है? ये एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है। हाँ, और इस विरोधाभास का जवाब हमें उस मिट्टी में मिलता है जिससे वो बना है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अपनी आंचलिक कथा शैली के जरिए जिस तरह बिहार के ग्रामीण जीवन को उकेरा है, वो सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो कहानी का एक जीवंत चरित्र है। रेणु जी सिर्फ एक कहानी नहीं कहते, वो एक पूरा भूगोल, एक पूरा समाज रचते हैं। और ये आंचलिकता ही इस कृति की सबसे बड़ी ताकत है। मतलब आंचलिक होने का मतलब सिर्फ स्थानीय बोली का इस्तेमाल करना नहीं होता। इसका मतलब है उस जमीन की खुशबू, वहाँ के लोगों के सुख दुख, उनके लोक गीतों और उनकी आत्मा को कागज पर उतारना। बिल्कुल। और हमारे स्रोतों में इसके बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं, जैसे वो गुलाबा बाग का वो धूल भरा मेला, कच्ची पगडंडियां और बैलगाड़ी के पहियों की वो लयबद्ध आवाज। वो आवाज तो जैसे कहानी के बैकग्राउंड में हमेशा चलती रहती है। हाँ। और जब हीरामन पहली बार नौटंकी कंपनी की नर्तकी हीराबाई को अपनी बैलगाड़ी के अंदर बैठे हुए देखता है, तो उसके मुंह से जो बेसाख्ता हैरानी निकलती है, अरे वाह, ये तो परी है। वो पल बहुत ही मासूम है। वो पल इतना असली है कि उस ग्रामीण व्यक्ति के अचरज को साफ महसूस किया जा सकता है। या फिर वो एहसास जब उसे लगता है कि उसकी गाड़ी में चंपा के फूल जैसी कोई दिव्य महक आ रही है। और उसकी पीठ में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती है। बिल्कुल। ये भाषा, ये विवरण इतना सजीव है कि लगता है जैसे हम खुद उस बैलगाड़ी पर बैठे उस सफर का हिस्सा हैं। और अगर हम इस आंचलिकता को एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें ना, तो ये स्पष्ट होता है कि रेणु जी की इस कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए शैलेंद्र से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता था। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि शोध से ये बात सामने आती है कि फणीश्वरनाथ रेणु और फिल्म निर्माता व महान गीतकार शैलेंद्र के बीच एक बहुत गहरी वैचारिक समानता थी। हाँ, दोनों का बैकग्राउंड शायद एक जैसा था। हाँ, दोनों ने ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। दोनों व्यवस्था से टकराकर जेल गए थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों का जमीन और कामगार वर्ग से जुड़ाव बेहद गहरा था। ये बात तो सच में उनके काम में झलकती है। वे दोनों ग्रामीण भारत की उस नब्ज को पहचानते थे जो शहरों की वातानुकूलित इमारतों में नहीं, बल्कि खेतों, खलिहानों और धूल भरे मेलों में धड़कती है। और इस दृष्टि को पर्दे पर जो गहराई मिली, उसका श्रेय जाता है सिनेमेटोग्राफर सुब्रत मित्रा को। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के जरिए जो छाया और प्रकाश का खेल रचा, और उसमें शंकर जयकिशन ने जिस तरह लोक धुनों का जादुई प्रयोग किया। हाँ, वो बांसुरी की धुनें। बिल्कुल, वो सब मिलकर उस क्षेत्र की आत्मा को एक अमर कलाकृति में ढाल देते हैं। और इसी बेहद खूबसूरत लेकिन अपनी जड़ों में बेहद कठोर ग्रामीण परिवेश के बीच पनपता है एक ऐसा प्रेम जिसकी कोई मंजिल नहीं हो सकती। एक बिल्कुल मौन प्रेम। हाँ, हीरामन और हीराबाई के बीच का वो निश्चल, पवित्र और बिना बोले जाने वाला प्रेम। अब यहाँ हीराबाई के चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। वो एक नौटंकी नर्तकी है। हाँ। समाज, खासकर वो सामंती समाज, उसे एक बाजारू औरत या केवल मनोरंजन की एक वस्तु समझता है। लेकिन हीरामन की नजर में वो कोई आम औरत नहीं है। उसके लिए तो वो एक देवी है। बिल्कुल, वो उसे एक देवी मानता है, एक चंपा का फूल मानता है जो मैली दुनिया से बिल्कुल अलग है। हीरामन के लिए वो इतनी पवित्र है कि जब मेले में तमाशबीन
हीराबाई पर भद्दी टिप्पणियां करते हैं हाँ, तो हीरामन अपना आपा खो बैठता है। और इनसे लड़ पड़ता है। हाँ, उसे ये समझ ही नहीं आता कि लोग उसकी देवी के बारे में इतने गंदे शब्द कैसे बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ जो बात सबसे गहरी है वो ये है कि इस प्रेम कहानी में कोई पारंपरिक विलन नहीं है, कोई खलनायक नहीं है। तो फिर विलन कौन है? इस प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन वो समाज है जिसमें वे रहते हैं। शोध प्रबंध में इस परिस्थिति को एक बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, संरचनात्मक असंभव्यता। ये संरचनात्मक असंभव्यता, ये सुनने में थोड़ा जटिल अकादमिक शब्द लगता है। इसके पीछे का असली अर्थ क्या है? इसे ऐसे समझते हैं जैसे दो लोग दो अलग अलग ग्रहों पर रह रहे हों, जिनके गुरुत्वाकर्षण के नियम ही बिल्कुल अलग हैं। दिलचस्प। एक तरफ हीरामन की दुनिया है। उसकी दुनिया सादगी और सम्मान से भरी है, जहां उसने हीराबाई को एक देवी का दर्जा दे दिया है। दूसरी तरफ उस समाज की कड़वी सच्चाई है जिसका प्रतिनिधित्व करता है जमींदार विक्रम सिंह का चरित्र। हाँ, वो जमींदार के लिए हीराबाई कोई देवी नहीं है, बल्कि एक बिकाऊ जागीर है जिसे वो अपने पैसों की ताकत से जब चाहे खरीद सकता है। इन दोनों दुनियाओं के बीच कोई पुल नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो मिल नहीं सकते। बिल्कुल। समाज के इस ढांचे में एक अनपढ़ बैलगाड़ी वाले और एक बिकाऊ मानी जाने वाली नर्तकी के बीच एक सम्मानजनक बराबरी का रिश्ता असंभव है। इसी असंभवता को दर्शाने के लिए कहानी में बार बार महुआ घटवारिन की लोक कथा का जिक्र आता है। महुआ घटवारिन, ये वो लोक कथा है जिसे हीरामन सफर के दौरान गाकर सुनाता है। ये कहानी बहुत ही मार्मिक है। हाँ, इस लोक कथा के अनुसार महुआ एक बेहद खूबसूरत लेकिन गरीब लड़की थी, जिसे उसकी ही लालची सौतेली माँ ने एक अमीर सौदागर को बेच दिया था। बाप रे। महुआ रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पैसे के सामने उसकी एक न चली। अगर गहराई से विश्लेषण किया जाए ना, तो महुआ घटवारिन कोई और नहीं बल्कि खुद हीराबाई के जीवन का प्रतीक है। ओह, मतलब हीराबाई खुद को महुआ के रूप में देखती है। बिल्कुल। हीराबाई एक ऐसी दुनिया में फंसी है जहां उसे हर रोज किसी न किसी सौदागर को बेचे जाने का डर रहता है। हीराबाई जानती है कि हीरामन का प्रेम बिल्कुल सच्चा है, निस्वार्थ है, लेकिन वो ये भी जानती है कि ये दुनिया उन्हें कभी एक नहीं होने देगी। एक दिन कोई न कोई सौदागर महुआ को खरीद ही लेगा। सही कहा। और यही कटु सत्य इस पूरी कहानी को उसके चरम बिंदु यानी उस दर्दनाक अलगाव की ओर ले जाता है। हीराबाई जानती है कि वो हमेशा के लिए हीरामन की बनाई हुई उस पवित्र देवी की छवि में कैद नहीं रह सकती। उसे अपनी वास्तविकता में लौटना ही होगा। हाँ, और फिर वो रेलवे स्टेशन वाला दृश्य आता है। वो आखिरी दृश्य सिनेमा और साहित्य के इतिहास के सबसे मार्मिक दृश्यों में गिना जा सकता है। एक तरफ ट्रेन छूट रही है, हीरामन प्लेटफॉर्म पर बाहर खड़ा है, बिल्कुल निशब्द। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है। और हीराबाई ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए भरे हुए गले से कहती है, तुम्हारा जी छोटा हो गया है, क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है गुरुजी। ये एक वाक्य दिल को चीर कर रख देता है। बिल्कुल। वो हमेशा के लिए चली जाती है और पीछे छूट जाती है सिर्फ बैलगाड़ी और एक असीम सूनापन। और यहीं पर इस पूरी कृति का सबसे बड़ा दर्शन सामने आता है। हमें हीरामन की तीसरी कसम के असली दर्द और उसके प्रतीक को डिकोड करना होगा। जो कसम वो ट्रेन के जाने के बाद खाता है। हाँ, ट्रेन के जाने के बाद हीरामन अपनी बैलगाड़ी में बैठता है और अपनी जिंदगी की तीसरी और आखिरी कसम खाता है कि वो कभी किसी नौटंकी वाली को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। और अक्सर लोग सतह पर इसे देखकर यही सोचते हैं कि ये कसम उसने गुस्से में खाई होगी, या नफरत में, या धोखा खाने के एहसास में। लेकिन शोध के गहरे निष्कर्ष हमें एक बिल्कुल अलग ही सच्चाई से रूबरू कराते हैं। तो अगर ये गुस्सा नहीं था तो फिर क्या था? ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बचाव था। हीराबाई का वहां से चले जाना केवल जमींदार से अपनी मंडली के लोगों की जान बचाने के लिए नहीं था। वो इसलिए भी गईं क्योंकि वो हीरामन के मन में बसी अपनी उस पवित्र देवी वाली छवि को टूटने से बचाना चाहती थी। ओह, मतलब वो भ्रम नहीं तोड़ना चाहती थी। बिल्कुल। वो जानती थी कि अगर वो रुक गई तो दुनिया की हकीकत, जमींदार की क्रूरता और उसकी अपनी लाचारी उस भ्रम को चकनाचूर कर देगी।
वो हीरामन की नजरों में कभी गिरना नहीं चाहती थी। ये तो बहुत ही रुला देने वाली बात है। मतलब हीराबाई का वापस लौट जाना असल में उसका हीरामन के प्रति सबसे बड़ा प्रेम प्रदर्शन था। हाँ, वो एक तरह का बलिदान था ताकि हीरामन की मासूमियत बची रहे। और फिर हीरामन की वो तीसरी कसम। वो कसम कोई क्रोध नहीं है, वो अपने जीवन की उस सबसे खूबसूरत लेकिन असंभव इच्छा से उम्र हमेशा हमेशा के लिए पीछे हटने का प्रतीक है। वो इच्छा जो उसकी सामाजिक हैसियत से बहुत बड़ी थी। याद कीजिए हमारी शुरुआत की चर्चा, जैसे उसने पुलिस की मार और व्यवस्था से बचने के लिए अपनी पहली और दूसरी कसम खाई थी, ठीक वैसे ही अब उसने इस दुनिया के वर्ग भेद और अपनी टूटी हुई उम्मीदों के दर्द से बचने के लिए ये तीसरी कसम खाई है। मतलब उसने बिना लड़े ये स्वीकार कर लिया है कि उसकी इस छोटी सी धूल भरी दुनिया में इस निश्चल प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। यह विश्लेषण इस पूरी कहानी को एक नया ही आयाम दे देता है। जब हम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि तीसरी कसम महज दो लोगों के मिलने और बिछड़ने की एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मासूमियत और समाज के कठोर नियमों के बीच हुए एक ऐसे युद्ध की कहानी है जिसमें हार पहले से तय थी। एक गरीब अनपढ़ गाड़ीवान अपनी बेबसी में खुद को दुनिया के जुल्मों से बचाने के लिए अपने ही आसपास कस्में और पाबंदियों की दीवारें खड़ी करता रह जाता है। और ये शोषक समाज अपनी धुन में उसे रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है। इस चर्चा को समेटते हुए यहाँ एक ऐसा विचार सामने रखना बहुत जरूरी है जो इन पन्नों और पर्दों से निकलकर एक बेहद दुखद वास्तविकता से जुड़ता है। वो क्या है? इस कलाकृति के पीछे का सच कहानी के सच से भी ज्यादा दर्दनाक है। अच्छा। जिस तरह कहानी में हीरामन ने जीवन के दुख और क्रूरता से बचने के लिए कस्में खाई थी, ऐसा लगता है जैसे इस फिल्म के रचयिताओं ने भी अनजाने में कोई बहुत ही भारी और दर्दनाक कसम खा ली थी। इस महान कृति को बनाने के जुनून ने निर्माता और गीतकार शैलेंद्र को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, अपना पूरा जीवन इस पवित्र कला को पर्दे पर उतारने में लगा दिया। बाप रे। लेकिन सिनेमा की व्यावसायिक दुनिया बिल्कुल उस सामंती समाज की तरह बेहद क्रूर निकली। शुरुआत में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। वितरकों ने इसे नकार दिया। शैलेंद्र आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो गए और गहरे कर्ज में डूब गए। ये सुनते हुए मन में एक गहरी टीस उठती है। जिस इंसान ने इतनी सुंदर दुनिया रची, हकीकत की दुनिया ने उसी को कुचल दिया। और ये विडंबना देखिए, ये फिल्म 1966 में रिलीज हुई। इसी फिल्म ने अपनी कलात्मक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रपति से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। लेकिन सफलता और सम्मान का ये सूरज शैलेंद्र जी के लिए बहुत देर से उगा। उसी साल 1966 में ही उसी गहरे तनाव, कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण उनका निधन हो गया। ये एक ऐसा सच है जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है। कला और कलाकार की ऐसी त्रासदी की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जिसका जवाब खोजना आसान नहीं है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सच्ची और कालजयी कला हमेशा अपने रचयिताओं से उनके जीवन की ही कीमत मांगती है? क्या शैलेंद्र ने भी इस क्रूर दुनिया के सामने सच्ची कला बनाने की कोई ऐसी तीसरी कसम खा ली थी जिसकी कीमत अंततः उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? ये एक ऐसा गहरा विचार है जो बहुत देर तक जहन में गूंजता रहेगा, एक गहरी उदासी और कला के उस कटु सत्य के साथ, जिसे अक्सर ये दुनिया बहुत देर से समझ पाती है। बिल्कुल। जब तक दुनिया एक सच्चे कलाकार की कीमत समझती है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। साहित्य और सिनेमा के इस अनूठे संगम की गहराइयों में उतरने वाले इस लंबे सफर का अब हम अंत करते हैं। ये चर्चा इस बात की याद दिलाती है कि अगली बार जब भी हवाओं में सजन रे झूठ मत बोलो की धुन गूंजेगी, तो उस बैलगाड़ी के पहियों की लयबद्ध आवाज, हीराबाई का वो खालीपन और एक मासूम गाड़ीवान की बेबसी दिलों में जरूर एक हलचल पैदा कर जाएगी।